बिल गेट्स ने बड़ी बढ़िया बात करी कि उसने बोला कि कई लोग हैं या कई मुल्क हैं ना जो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देते हैं, दे सॉल्व अ प्रॉब्लम, बट वो स्केल पे सॉल्व नहीं कर पाते। यानी कि जब तादाद उस परेशानी की बड़ी हो जाती है तो वो सॉल्व नहीं कर पाते। इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है और स्केल पे भी सॉल्व करता है। मलाला यूसुफज़ई यही तो कह रही थी कि लड़कियों को पढ़ने दो। आपने बोला अच्छा लड़कियों को पढ़ने दो, ठीक। मैं ये पहली बार नहीं कह रहा, पाकिस्तान में ना टैलेंट की कमी ना पैसे की कमी, ये हाईली मिसमैनेज्ड मुल्क है। आपने अपना ISI का जनरल भेजा वहां पे, DGISI, आपने बोला देखो हमने अपना जर्नल भेजा है। ओ यार वो अफगानिस्तान है, वो अफगान लोग हैं, उन्होंने रूस के जनरल्स हजम कर लिए, वो अमेरिका के जनरल्स खा गए, उनकी फौजें खा गए और डकार तक नहीं ली उन्होंने। कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दे आर फेसिंग इंटरनल प्रॉब्लम्स, दे आर फेसिंग इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, दे आर फेसिंग डिप्लोमेटिक इंस्टेबिलिटी, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स अलोंग दी अफगानिस्तान बॉर्डर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों खबर कुछ इस तरीके से है कि जो लिथियम के रिजर्व्स ना जम्मू में मिले थे, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया हम जून के महीने तक इनकी जो बोली है, बोली लगना शुरू हो जाएगी। सेंटर इज एक्सपेक्टेड टू इनवाइट बिड्स फॉर न्यूली डिस्कवर्ड लिथियम रिजर्व्स इन जम्मू बाय जून, अ रिपोर्ट सेड। देखिए अभी क्या है कि जो लिथियम है जिससे कि बनती हैं बैटरीज, वो हम लोग लाते हैं कहां से? हम लोग चीन से लाते हैं, हम लोग हांगकांग से लाते हैं, है ना, और जगह से लाते हैं, वहां से हम प्रोसेस भी करवाते हैं। भारत में इसको रिफाइन करने का, इसको प्रोसेस करने का जो तरीका है वो भारत में आज की तारीख में नहीं है, राइट। आज की तारीख में इसको रिफाइन करने, क्योंकि हमारे पास थी नहीं, हमें पता ही नहीं था यहाँ पे है। ये 25-26 साल से पड़ी हुई है हमारे पास। हमें पता भी था 25-26 साल पहले कि हमारे पास लिथियम है। मैंने एक पुराने वीडियो में भी आपको बताया था। अब क्या हुआ कि अब वो ठीक है, पुरानी सरकारों ने नहीं ध्यान दिया। अब ये कह रहे हैं कि जून से इसको हम लोगों में कहेंगे कि आइए बिड करिए इसके ऊपर, इसकी नीलामी करिए और फिर प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, लेंगे और इसकी माइनिंग करेंगे और इसको रिफाइन करेंगे भारत में। अच्छा, जैसा मैंने बताया भारत में टेक्नोलॉजी नहीं है, इसका मतलब इस साल भारत में टेक्नोलॉजी भी आएगी। वो किस तरीके से आएगी? बाहर जो प्लेयर्स करते हैं, राइट, इसमें ये कह रहे हैं कि इंडियाज लिथियम कम्स फ्रॉम हांगकांग, चाइना एंड द US। अब हांगकांग और चाइना को तो फटकने देंगे नहीं ये लोग, जितना मेरी समझ है। अमेरिकन कंपनी को पकड़ा जाएगा, अमेरिकन कंपनी के साथ इनके जो है टाई अप होगा और वो आके इंडिया में फिर प्लांट लगाएंगे और भारत इसमें पैसा लगाएगा, अमेरिकन पैसा लगाएंगे। जॉइंट ऑपरेशन के तहत ये काम करा जाएगा, जिसमें लिथियम के रिजर्व्स हैं जम्मू में, जो बहुत बड़ा भंडार निकला है लिथियम का, इसको रिफाइन करा जाएगा। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल कार्स जो हैं, राइट, वो कार तो वैसी होती है, एसेंशियली क्या होता है कि सम मैकेनिकल थिंग्स आर चेंज्ड बिकॉज द पावर सोर्स इज नाउ अ बैटरी। द पावर सोर्स इज नॉट दैट इंजन। जो इंजन है वो तो पावर सोर्स नहीं है, फिर पावर सोर्स तो बैटरी हो जाती है, और बैटरी इसके लिए ज्यादा महंगी होती है क्योंकि सारा मामला इंपोर्टेड है और रिफाइन भी बाहर होता है, राइट। जैसा हमने बताया था, ये रिफाइन कहां कहां से होता है और कहां कहां से लाते हैं ये लोग। हांगकांग से लाते हैं, चीन से लाते हैं, अमेरिका से लाते हैं, तो जाहिर सी बात है बड़ा महंगा हो जाता है। भारत में जब ये हो जाएगा और भारत का लिथियम भारत की बैटरीज में इस्तेमाल होगा, तो इलेक्ट्रिकल कार्स की जो कॉस्ट है वो अचानक काफी कम हो जाएगी, और ये भारत के मुस्तकबिल के लिए, भारत के फ्यूचर के लिए, भारत के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बहुत बड़ी खबर है ये, आप देखिएगा, इसके नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस भी हैं, राइट। यानी कि आपकी डिपेंडेंसी चाइना पे एक और चीज पे कम हो गई, एक और चीज पे आपकी कम हो गई डिपेंडेंसी। आपकी हो सकता है चाइना से आप हजारों चीज इंपोर्ट करते हैं, तो यानी कि आपकी डिपेंडेंसी हजारों चीज पे है, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स यू हैव डिपेंडेंसी ऑन, राइट। उनमें से एक चीज और कम हो गई। एक एक करके ही यह मामला खत्म होगा चीन से। जो सप्लाई चेन है चाइना से हमारी जुड़ी हुई है, उससे जो डीकपलिंग है वो हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। उसमें बहुत बड़ी बात लिथियम की भी है। तो अब ये जम्मू में मिल गया है, एंड आई एम वेरी श्योर साल 1.5 साल के अंदर ये मामला शुरू हो जाएगा। टेक्नोलॉजी कोई बड़ी बात नहीं, मैं बता रहा हूं, जो प्लेयर्स इसमें करना चाहते हैं ना, जो प्लेयर्स इसको बिड करना चाहते हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कहना चाहते हैं कि हम इसको माइन करेंगे, उनकी टीम्स ऑलरेडी अमेरिका में बैठी होंगी, अलग अलग प्लेयर से बात कर रही होंगी कि किस तरीके से लिथियम रिफाइन करना आइए। सरकार से बात चल रही होगी, और जितना थोड़ा बहुत मैं जानता हूं सरकारों को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, सो दे ऑलवेज एंटिसिपेट कि बॉस कल अगर ये चीज है तो कहां पे इनका प्लांट लगेगा, कहां पे इनको जमीन चाहिए, कितनी बिजली चाहिए, कितना पानी चाहिए, पूरा ये तामझाम क्या है, और सब कुछ तैयार करके पैकेज तैयार हो जाएगा, टीम्स रेडी होंगी, आते ही गो। ये भारत में कुछ कल्चर बन चुका है कुछ सालों से। ये मैं देख रहा हूं कि फास्ट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स,
और यही होने वाला है। अच्छा, यह बड़ी खबर है कि बाइडेन नॉमिनेट्स एक्स मास्टरकार्ड सीईओ अजय बांगा टू हेड वर्ल्ड बैंक। तो अजय बांगा हैं, 63 इयर्स के हैं, इंडियन अमेरिकन। तो ये पहले मास्टरकार्ड में चीफ एग्जीक्यूटिव थे। अब इनको जो बाइडेन हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने नॉमिनेट करा है। अब ये बने नहीं है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, लेकिन उनका नॉमिनेशन करा है कि भाई आप इनको बनाए, बंदा ठीक है। और बांगा हैज क्रिटिकल एक्सपीरियंस मोबिलाइजिंग पब्लिक प्राइवेट रिसोर्सेज टू टैकल द मोस्ट अर्जेंट चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज। ये बाइडेन ने कहा है एक स्टेटमेंट पे। His nomination comes amid a push for development lenders to revamp and address global problems like environmental issues more effectively. जहां तक मैं जानता हूं, मुझे कुछ फौजियों ने बताया कि ये जनरल बांगा के बेटे हैं। ये जो अजय बांगा है, इनके फादर इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल थे, पर मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट ये मुझे बताया था फौजियों ने। कुछ बुजुर्ग फौजी हैं, तो वो बता रहे थे कि मतलब वी नो द फैमिली, तो दे वर सेइंग, बट आई एम नॉट श्योर whether he's the same अजय बांगा। बट अगर वही अजय बांगा है तो इनके फादर इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल थे। बिल गेट्स ने बहुत बड़ा बयान दिया है भारत को लेके कि इंडिया गिव्स होप फॉर द फ्यूचर, प्रूव्ड इट कैन सॉल्व मेजर चैलेंजेस। अब देखिए ना, बिल गेट्स ने बड़ी बढ़िया बात करी कि उसने बोला कि कई लोग हैं या कई मुल्क हैं ना जो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देते हैं, दे सॉल्व अ प्रॉब्लम, बट वो स्केल पे सॉल्व नहीं कर पाते। यानी कि जब तादाद उस परेशानी की बड़ी हो जाती है तो वो सॉल्व नहीं कर पाते। छोटे छोटे उसको जो ग्रुप्स में तो सॉल्व कर लेते हैं वो लोग, छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, लेकिन जब पूरे देश में या पूरे दुनिया में प्रॉब्लम फैलती है तो वो मुल्क फिर थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं। कह रहे इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है और स्केल पे भी सॉल्व करता है। देखिए, इंडिया एज अ होल गिव्स मी होप फॉर द फ्यूचर। इट्स अबाउट टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, व्हिच मींस यू कांट सॉल्व मोस्ट प्रॉब्लम्स there without solving them at scale, and yet India has proven it can tackle big challenges. The country eradicated polio, lowered HIV transmission, reduced poverty, cut infant mortality, and increased access to sanitation and financial services. India worked with experts and funders, including the Gates Foundation, to build factories and create large-scale delivery channels to distribute the vaccines. By 2021, 83% of one-year-olds had been inoculated against rotavirus, and these low-cost vaccines are now being used in other countries around the world. तो ये देखिए, इसमें दो बातें हैं जो बिल गेट्स कहना चाह रहे हैं। जैसा मैंने बताया, समस्या का समाधान, और समस्या का समाधान बड़े स्केल पे। कोरोना वायरस आया, एक समस्या थी, उसका भारत ने समाधान निकाला, वैक्सीन निकाली, लेकिन वो सोच कि हम 100 से ऊपर देशों को भेजें। जो देश पैसा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको वैक्सीन नहीं जाएगी, वैक्सीन उनको भी गई है। और पहले जो लोग, भारत में ही कुछ लोग थे जो कह रहे थे अरे यार ये तो वैक्सीन पता नहीं कैसी है, वैसी है, हम तो यहां के लगाएंगे, हम तो फाइजर के लगाएंगे। आज पता लग गया कि दिस इज द बेस्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड जो इंडिया ने बनाई है। ठीक है, आधार पूनावाला ने जो वैक्सीन बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, दैट इज द फाइनेस्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस कोरोना वायरस पर्पस। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि टॉप ऑफ द लाइन कटिंग एज स्टफ भारत में हो रहा है, और यही बात बिल गेट्स ने बोली है। नॉट ओनली सॉल्यूशंस एट स्केल, ग्लोबल स्केल के ऊपर जो सॉल्व करने की ताकत रखता है, जो हिम्मत रखता है, जो दिमाग रखता है, वो इंडिया है। ये बिल गेट्स का कहना है। ठीक है। अच्छा, रशियन ऑयल के ऊपर काफी ड्रामा हो रहा है कि भारत क्यों खरीदता है। जर्मनी ने दो टूक डॉक्टर फिलिप एक्करमैन कहता है कि यार देखो, ये हमारा मामला है ही नहीं, भारत तेल रशिया से खरीदे ना खरीदे, हम कौन होते हैं बोलने वाले, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है, हम इस मामले में नहीं पड़ना चाहते, भारत का और रूस का मामला है। तो जर्मनी ने साफ, ये देखिए, यूरोपियन यूनियन का सबसे अमीर मुल्क है जर्मनी, पहले हम ये समझ लें, इट इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन, एंड जर्मनी इन मेनी वेज अलॉन्ग विद फ्रांस इज अ लीडर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। और जर्मनी ने साफ साफ कह दिया, जर्मनी खुद चाहे यूक्रेन को टैंक्स दे दे, जर्मनी चाहे खुद यूक्रेन को वेपन सिस्टम्स दे दे कि बेटा जाओ रशिया को ठोको, लेकिन जर्मनी का साफ सीधा एक मौकफ है इसमें, जर्मनी का एक नैरेटिव है कि बॉस भारत को नहीं छेड़ना, भारत रूस से जो कर रहा है करो। क्योंकि भारत ने क्लियरली दुनिया को बोल दिया यार कि तुम, अगर हम, लड़ाई रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रही है, तुम भारत के ऊपर प्रेशर क्यों डाल रहे हो कि भारत एक इस पे स्टैंड ले। हमने स्टैंड ले लिया, और भारत का ये स्टैंड है कि भारत के साथ खड़ा हुआ है, ना भारत रूस के साथ खड़ा, ना भारत यूक्रेन के साथ खड़ा। क्योंकि ये भी बात सच है, अगर प्रधानमंत्री जी ये सोचें, मोदी जी ये सोचें कि भाई मुझे वोट भारत के लोगों ने दिया है, अपने भलाई करने के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर हूं भारत का, ना मैं जर्मनी का प्राइम मिनिस्टर, ना मैं यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर, ना मैं रशिया का प्रेसिडेंट। तो भाई मेरा, ठीक है, एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मुल्क की बनती है, लेकिन इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में होती है, पहले आपकी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
आपकी आपकी भारतवासियों के लिए क्या जिम्मेदारी है? वो भारत पहले निभा रहा है, एंड इट्स ऑल राइट, दैट्स हाउ नेशंस फंक्शन है। हमने तो किसी मुल्क के ऊपर धावा नहीं बोल दिया आज तक, हमने तो कोई हमला नहीं बोल दिया किसी के ऊपर, और यही बात जर्मनी कह रहा है कि इट्स ऑल राइट, हमें कोई लेना देना नहीं, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। भारत 10 बार तेल खरीदे रूस से, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वी आर न्यूट्रल, इट्स इंडियाज बिजनेस, भारत जो करे ठीक कर रहा है। अच्छा जी, अब आ जाए पाकिस्तान पे, है ना। आप लोग भी सोच रहे होगे मेजर कहाँ घुमा रहे हो, रशिया यूक्रेन, यार कौन कौन सी स्टोरी सुना रहे हो, मुद्दे पे तो आ नहीं रहे मेजर साहब आप, तो वही आ गए मुद्दे पे। अच्छा, एक इन अ वायरल वीडियो पोस्टेड बाय पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद, a fellow Pakistani is heard ranting against the Shahbaz Sharif government over the prevailing state of affairs in the country and saying that they would also have been able to buy goods at reasonable prices had Prime Minister Modi been ruling Pakistan. अच्छा, ये यूट्यूबर हैं सना अमजद जी, पाकिस्तानी, ये न्यूज़ बता रही है यहाँ पे, ANI की न्यूज़ है, और उन्होंने इन्होंने इंटरव्यू लिया होगा लोगों का, जो लोग हैं ना, जैसे आम लोग होते हैं, जैसे सड़क पे चल रहे हैं, कोई दुकानदार है, कोई स्टूडेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, उन सब के इंटरव्यू। तो इन्होंने पाकिस्तान से जिंदा भागो, चाहे इंडिया चले जाओ, ये तो वो लोकल जो है, वो बंदा है, उसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए था, एंड आप आराम से चीजें खरीद पाते और अपने बच्चों को खाना खिला पाते अगर भारत और पाकिस्तान एक होते, या फिर प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं हमें पीएम मोदी दे दो। यार देखो, ऐसा है ना, हर एक मुल्क को अपना मोदी पैदा करना पड़ता है। आप इंपोर्टेड सॉल्यूशंस नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं ऐसी बात, और मैं मजाक उड़ाता हूं, और लोग कहते हैं आप ट्रोल करते हैं पाकिस्तान को, आज मैं ट्रोल नहीं कर रहा, मैं सच बात बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो सना अमजद जी हैं, ये जो इंटरव्यू ले रही हैं, इसमें इनकी प्रोफाइल में ये लिखा है यहाँ पे कि ये पहले भी कई मीडिया हाउसेस के साथ काम कर चुके हैं। इसका मतलब ये शी इज अ जर्नलिस्ट और उनको अपना काम आता ही होगा। जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने कई पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस के लिए काम करा है तो जाहिर सी बात है शी मस्ट बी नोइंग हर जॉब एंड शी मस्ट बी अ गुड प्रोफेशनल। और अभी अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं, और ये पूछ रही हैं कि इनसे यार क्या मतलब, आपके क्या फीडबैक है, आप लोग जैसे लोग पूछते हैं सड़क पर। तो इन्होंने बोला कि मैं मोदी जी मैं ही कहना चाहता हूँ, मैं एक बात बताऊँ आपको, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है, मैं बार बार कहता हूँ यार, बार बार कहता हूँ, मैं ये पहली बार नहीं कह रहा, पाकिस्तान में ना टैलेंट की कमी ना पैसे की कमी है, ये हाईली मिसमैनेज्ड मुल्क है, और कोई पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम नहीं है, राइट। थॉट्स मिसमैनेज्ड हैं, एजुकेशन मिसमैनेज्ड है, और जिस मुल्क में एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन और जस्टिस दो चीजें हैं, जिस मुल्क में एजुकेशन नहीं है, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है, उस मुल्क में फिर यही होना है। अभी कह रहे हैं मोदी दे दो, यार एक बात बताओ, मोदी जी ने क्या करना है वहां पे आके? आते ही 99% लोग खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे तो हिंदू है, राइट। जैसे कि आपका वो नोबेल प्राइज विनर था, वो फिजिसिस्ट, क्या नाम है, डॉक्टर, नाम ही भूल जाता हूं उसका यार, वो अहमदी था, उसको इन्होंने निकाल दिया यार मुल्क से, और उसकी जो वापस जब वो खत्म हो गया, मर गया, तो उसकी कब्र थी, उसकी कब्र पे इन लोगों ने पता नहीं क्या मतलब दे डिस्ट्रॉयड हिज ग्रेव एंड ऑल दैट, काफी कुछ, राइट। मलाला यूसुफजई वो बोल क्या रही थी मलाला यूसुफजई, कई लोग उसको पसंद नहीं करते। बात ये नहीं है कि आप उसको पसंद करें ना करें, मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा ये कि वो बोल क्या रही थी, वो यही तो बोल रही थी कि लड़कियों को पढ़ने दो। मलाला यूसुफजई यही तो कह रही थी कि लड़कियों को पढ़ने दो, आपने बोला अच्छा लड़कियों को पढ़ने दो, ठप मारी खोपड़ी पे उसकी गोली, वो तो बच गई बेचारी, समहाउ गॉड वाज काइंड, और वो बच गई। आज की तारीख में वो बाहर ही रह रही है। तो आपने जो लोग पैदा करे, पाकिस्तान ने जो लोग पैदा करे, यू प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट्स दिस सबकॉन्टिनेंट हैज सीन, वन ऑफ द फाइनेस्ट। यू प्रोड्यूस्ड फैज अहमद फैज, उनका क्या दुर्गत कर दिया आपने यार। आपने करा क्या जो आपके लोग थे? आपने अब्दुल सत्तार एदी का क्या कर दिया? अब्दुल सत्तार एदी को ना कराची से निकाल के आपको इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट हाउस में बैठाना चाहिए था, उसको राष्ट्रपति बनाना चाहिए था पाकिस्तान का, ठीक है ना। तो आपके ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में हीरोज नहीं हुए, पाकिस्तान में भी जबरदस्त लोग हुए, लेकिन पाकिस्तानी, मैं बता रहा हूं कुछ है प्रॉब्लम कौम में। क्या है, मैं कोई बड़ी बात नहीं कहना चाहता यहां पे, कड़वी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है कौम में कि
इनको अगर भगवान ना इतना बड़ा हीरा दे देगा ना, इनके हाथ में हीरा पकड़ा देगा, ये बोले ऊपर वाले तूने क्या पत्थर दे दिया, फेंक गया इसको, पता नहीं क्या पत्थर दे दिया मेरे हाथ। इस टाइप का नेचर है। मैंने आपको नाम गिनवा दिए 4-5 लोगों के, हुआ मतलब कि वर्ल्ड लेवल के लोग हैं। मोहम्मद अब्दुल सलाम 1979 में नोबेल प्राइज मिला था इनको, और इन्होंने शेयर करा था शेल्डन ग्लासगो एंड स्टीवन वाइनबर्ग के साथ, ये शेयर करा था। अब्दुल सलाम ये नोबेल प्राइज विनर था, पाकिस्तानी था, फिजिसिस्ट था। इन्होंने उसको निपटा दिया यार। तो अगर आप ऐसे करेंगे फिर बाद में बोलेंगे मैं मोदी दे दूं, मोदी क्या ही कर लेगा वहां पे यार, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, आपने एक ख्वाहिश का इजहार करा, और क्या हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए, इसका सिर्फ एक आंसर है कि नहीं दे रहे यार, सॉरी, खुद ढूंढ लो अपना। काबुल विलिंग टू हेल्प एड्रेस टीटीपी सैंक्चुरीज इश्यू। देखिए, ये एक और बहुत बड़ा मुद्दा है यहां पे कि अफगान तालिबान ये कहता है कि साहब हम आपसे कोऑपरेट, यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कोऑपरेट करेंगे और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हम उखाड़ फेंकेंगे। ये सब झूठ, ये कुछ नहीं होने वाला ऐसा, ठीक है। और मैं पाकिस्तानियों को मैं बार बार समझा रहा हूं, मैंने कल भी फोन पर समझाया था, एक अपना बड़ा मतलब ही इज अ गुड पर्सन, कि नहीं हमने तो अपना आईएसआई का चीफ भेजा है और हमने अपना डिफेंस मिनिस्टर भेजा। देखो आप अफगानों को क्यों छेड़ते हो यार, आप अफगानों को क्यों छेड़ते हो? आपको पता है, ये आप कहते हैं कि आप इंप्रेस करने के चक्कर में अफगानों को, आपने अपना आईएसआई का जनरल भेजा वहां पे, डीजी आईएसआई, आपने बोला देखो हमने अपना जर्नल भेजा है। ओ यार, वो अफगानिस्तान है, वो अफगान लोग हैं, उन्होंने रूस के जनरल्स हजम कर लिए, वो अमेरिका के जनरल्स खा गए, उनकी फौजें खा गए, और डकार तक नहीं ली उन्होंने। तुम्हारे एक गरीब आईएसआई के डीजी को समझ रहे हैं कुछ अफगान? वो जो पठान है वहां पे, दे हैव डिस्ट्रॉयड आर्मीज। उन्होंने यूएस की जो दुनिया की सबसे तगड़ी फौज है उसको खड़का दिया उन लोगों ने। उन्होंने रूस की फौज को खड़का दिया, और इतना बुरा खड़काया कि रशिया तबाही के दाने पर खड़ा हो गया। बाद में इकोनॉमिक मेस की वजह से रशिया टूटा है, बट वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स इज आल्सो दिस द फर्स्ट अफगान जिहाद। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप किस गलत फहमी में वहां पे हैं यार? ये क्यों भेजते हैं यहाँ पे? पहले आपने फैज हमीद को भेज दिया, आपने इस जनरल को, ये चीजें जनरलों के बस की बात नहीं है। प्लीज डू नॉट, यही गलती आपने करी थी ईस्ट पाकिस्तान में। आपको वहां पे एक पॉलिटिशियन को भेजना चाहिए था, आपको वहां पे बड़े डिप्लोमेट को भेजना चाहिए था। आपने वहां पे भेज दिया जनरल टिक्का खान को, जिसने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च करी और लाखों की तादाद में बंगालियों को मारा और बंगाली औरतों का रेप करा। आप लोग यही हर समय गलती करते हैं। आप लोग 71 से कुछ नहीं सीखे। वाई आर यू सेंडिंग अ जनरल टू डू अ डिप्लोमेट्स जॉब यार? आई फॉर माई लाइफ आई कांट अंडरस्टैंड कि दिमाग कहां से आता है पाकिस्तानियों के पास। जनरल फैज हमीद को भेज दिया, और जनरल अंजुम को भेज दिया, जनरल फलाने जनरल, और जनरल्स को बोलो कि तुम अपने कैंटोनमेंट में रहो यार अपने, ठीक है। बिलावल भुट्टो को जाना चाहिए था वहां पे, एंड बिलावल भुट्टो, अफगान इसको अप्रिशिएट करते कि उनकी डिप्लोमेसी बन रही है पाकिस्तान के साथ। आप जब फौजी जनरल को भेजते हैं, आपको लगा कि टेररिज्म का मामला है, ये फौजी मामला है, आपने फौजी भेज दिए। ये दिस इशू कैन बी ओनली सॉल्व विद डिप्लोमेसी। आप क्या सोच रहे हैं आईएसआई का डीजी कैसे आंखें दिखाएगा और अफगान डर जाएंगे? आपको क्या, मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं जो पाकिस्तानी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या लगा आप पठानों को डरा दोगे? आप ऐसे ऐसे घूर के देखोगे पठान डर जाएंगे? यार वो हजारों साल से लड़ रहे हैं और हजारों साल तक लड़ेंगे, उनका पेशा ही है, उनका काम ही यही है। दैट इज व्हाट दी पठान्स हैव डन, दैट इज व्हाट, मैंने आपको बताया था ना, 79 और 89 के बीच में 2 सुपर पावर हुआ करते थे। नहीं, सुपर पावर तो पहले से 2 थे, 1945 के बाद। 79 टू 89 के बीच में जो फर्स्ट अफगान जिहाद हुआ था, इन्होंने रूस की फौज को निपटा दिया यार। द रशियन आर्मी विथ ऑल इज न्यूक्लियर एसेट्स एंड फलाना ढिमका, थाउजेंड्स ऑफ टैंक्स एंड मास्ड आर्टिलरी, और ये और वो स्पेशल फोर्सेस, स्पेट्सनाज, मोटराइज्ड डिविजन्स। क्या हुआ? ठेंगा। यहां पे अमेरिकन आ गए, मरीन्स आ गए, एयरफोर्स, नेवी सील, फलाना सील, ढिमका सील, उन्होंने सील लगा दी पठानों ने। अब व्हाट डू यू वांट टू डू? तो डोंट बी फुलिश। मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं बेवकूफ मत बनो। वहां पे अपने डिप्लोमेट्स भेजो और डिप्लोमेट से बोलो कि अफगानों से बात करें। आप उनको बुलाओ इस्लामाबाद, उनसे बातचीत करो। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये धीरे 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 टेम्परेचर कम होगा। आईएसआई का डीजी भेज दिया। एक खेल है अफगानिस्तान में, बुजकाशी। इंडियंस ने देखा होगा खुदा गवाह में,
वो अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी वो बकरा लेके वो घोड़े पे दौड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बुस्काशी, राइट? ये अफगानिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है, घोड़े पे खेलते हैं बुस्काशी। ये तुम्हारे जनरल्स के साथ, ये पाकिस्तानी आईएसआई चीफ के साथ बुस्काशी खेलेंगे पठान, मैं बता रहा हूं। आप ये मत करिए गलती। सेंड बिलावल भुट्टो, हो सकता है कि कुछ बात निकले, आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, आप डोंट थ्रेटन दी अफगान्स, आप उनको इज्जत दीजिए, वो इज्जत से बात करेंगे, वक्त लगेगा, मामला आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये मेरी राय है, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा जी, बाकी तोरखम का जो गेट है, हमने बोला था तोरखम अभी बंद है, हजारों ट्रक वहां पे लगे हुए हैं और बड़ी परेशानियां हो रही हैं। तोरखम गेट जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, कई जगह हैं उसमें, कई चेक पॉइंट्स हैं। तोरखम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फीडबैक भी कुछ आई है कि जैसे जो बदतमीजी भी करते हैं पाकिस्तानी गार्ड्स और पैसे वैसे लेते हैं, ऐसा कहना है लोगों का। मेरे पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है कि वहां पे करप्शन हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी फौज वहां पे है जो करप्शन कर रही है, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो कबीले के बुजुर्ग हैं उनके साथ बेइज्जती, किसी को जमीन पे बैठाना, किसी को औरतों के साथ बदतमीजी करना। अब ये तो वहां पे तो किसी की तरफ घूर रहे हो तब गोलियां चल जाती हैं। तो आपने इतना बड़ा काम कर दिया तो उन्होंने बॉर्डर ही बंद कर दिया, चलो जाओ ऐश करो, ठीक है। तो ये एक चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। दे आर फेसिंग इंटरनल प्रॉब्लम्स, दे आर फेसिंग इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, दे आर फेसिंग डिप्लोमेटिक इंस्टेबिलिटी, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स अलोंग दी अफगानिस्तान बॉर्डर, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इमरान खान की तरफ से और शहबाज शरीफ की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जुडिशियल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। चुनाव नहीं हो रहे उनके यहां, पैसा उनका खत्म हो गया, राइट। तहरीक तालिबान पाकिस्तान डेली ठोक रहे हैं उनको, टेररिज्म पूरे मुल्क में फैली हुई है, एसेंशियल कमोडिटीज नहीं मिल रही, राइट। ये सब कुछ गड़बड़ पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान का ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, कहानी खत्म हो चुकी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, हम एक डिफॉल्ट मुल्क में रह रहे हैं, बैंकरप्ट मुल्क में रह रहे हैं। ये ख्वाजा आसिफ ने बोला। ये सब प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन गलती किसकी है? गलती इंडिया की है। ENDIA, गलती हर समय इंडिया की रहती है, समझ रहे हैं आप? गलती इंडिया की। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने जबरदस्त सेक्शन में, क्वेश्चन एंड आंसर्स। बाबू सजेश ये कहते हैं कि जय हिंद मेजर आर्या। जय हिंद सर, जय हिंद। My question to you is based on the recent developments in the geopolitical issues that have centered around Russia, Ukraine, China, US, NATO, and other European countries. Do you think that this has the potential to spiral escalate into the next world war? In the event that this escalation occurs, what would be India's role? वंदे मातरम। बाबू सजेश जी, पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि कोई वर्ल्ड वॉर होने वाला है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल वो है, ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होने देंगे। ये जो खेल रहा है वेस्ट और ये जो खेल रहा है रशिया, है ना, ये गेम क्या हो रहा है कि वेस्ट अब एक साल, देखिए आज 24 फरवरी है और आज की तारीख में एक साल पूरा होता है रशिया यूक्रेन वॉर का, ठीक है जी, एक साल कंप्लीट हो गया। और एक साल में वेस्ट ने एक बात सीख ली है कि अगर टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली अगर सोचा जाए और ढंग से एप्लीकेशन ऑफ माइंड करा जाए इस कॉन्फ्लिक्ट में, तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट को यूक्रेन तक कंट्रोल कर सकते हैं। वो भी यूक्रेन का जो आपका ईस्टर्न एरियाज हैं, कुछ मतलब साउथ ईस्ट उस एरिया में, या नॉर्थ ईस्ट उस एरिया में, ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको। अगर एक साल तक रूसी फौजें कीव तक नहीं पहुंच पाई, जो उनकी कैपिटल सिटी है, तो उनको ऐसा लगता है कि आगे भी नहीं पहुंच पाएंगे और हम उनको हथियार देते रहेंगे और वहां पर रशिया को ठोकते रहेंगे, रोक सकते हैं। सो द होल आइडिया इज टू कंटेन द वॉर, नॉट एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट। Nobody wants to escalate the conflict. Russia does not want, Ukraine does not want, even the West don't want. दोनों एट्रेशन चाहते हैं एक दूसरे का, किसको ज्यादा नुकसान हो जाए, कौन बैक ऑफ कर जाए, किसकी नाक बच जाए, कौन इज्जत से वापस चला जाए। ये स्टोरी है। ये वर्ल्ड वॉर 3 वाला मामला, इट इज नॉट, ये सिर्फ इंडियन मीडिया में कुछ लोग चला देते हैं कि ये होने वाला है, ये कुछ नहीं होने वाला। जस्ट रिलैक्स। मान जैन कहते हैं देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ नक्सलाइट इन साउथ पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, सो आई वांट टू ब्रिंग सम लाइट ऑन दीज इश्यूज। मोर देन 20 times CRPF soldiers dies here, then border. How can India cure this cancer? मान जैन साहब ऐसा है। नमस्कार जैन साहब। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, ये जो आपने बोला ना कि 20 times CRPF सोल्जर, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, CRPF की बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, ये पहले से बहुत कम हो गया है। जो रेड कॉरिडोर है, और रेड कॉरिडोर में आपने छत्तीसगढ़ की बात करी, मैं आपको बताता हूं, इसमें CRPF का बहुत बड़ा हाथ है।
इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। वहां पे इंडियन आर्मी ऑपरेट नहीं करती, वहां पे रेड कॉरिडोर में इंडियन आर्मी नहीं है। तो वहां पे जो ऑपरेट करते हैं ये सीआरपीएफ वाले हैं, लीड करते हैं वहां पे, इनकी कोबरा बटालियंस है वहां पे, रेगुलर सीआरपीएफ की बटालियंस हैं, वो लोग ऑपरेशंस करते हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशंस करते हैं। खासतौर से मैं छत्तीसगढ़ की ही बात कर रहा हूँ, रेड कॉरिडोर और भी जगह है और पहले से बहुत श्रिंक हो गया है ये। मैं तो वहां पे जा चुका हूं 2-2, 3-3 बार, बिल्कुल बस्तर के अंदर जाके डीप इन दी हार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, जो नक्सल एरिया में, वहां पे रह चुका हूं। मतलब 7-8 दिन फॉर द पर्पस ऑफ अ शूट। और मैं मोटरसाइकिल में घूम चुका हूं अंदर सीआरपीएफ वालों के साथ, अंदर जंगलों के अंदर जा चुका हूं काफी में, एंड ये काफी रिड्यूस हो गया है। तो वो प्रॉब्लम नहीं रही। और ये सब आई थिंक हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़, टू द सीआरपीएफ, टू छत्तीसगढ़ पुलिस, सबने मिलकर अच्छा काम करा है। ये रिड्यूस हो गई प्रॉब्लम, ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम रही नहीं, जो है थोड़ी सी वो रहेगी, उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अच्छा जी, सैम है, सैम साहब कहते हैं, मेजर साहब क्वेश्चन फॉर यू, शुड अ गेमिंग कंपनी क्रिएट एन इंडियन वर्जन गेम सिमिलर टू एज ऑफ एम्पायर्स वेयर प्लेयर्स कैन प्ले campaigns by selecting a character like सुभाष चंद्र बोस और छत्रपति शिवाजी महाराज। ये जानना चाहते हैं कि वीडियो गेम्स का क्या वो है, क्या वीडियो गेम से हम कुछ वो कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोगों को अपने अतीत के बारे में, अपने पास्ट के बारे में एजुकेट करना चाहें, तो क्या हम वीडियो गेम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं। कॉमिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। एक जमाने में अमर चित्रकथा, मैं तो बचपन में पढ़ता था अमर चित्रकथा, तो जब हम बात करते हैं जैसे बचपन में हम अमर चित्रकथा पढ़ते थे, तो जब अमर चित्रकथा होती थी, राइट, तो अमर चित्रकथा से आप अपने पास्ट के बारे में एजुकेट करते थे ना लोगों को। वो कॉमिक्स थी, वो कार्टून फिगर्स थे, लेकिन आप पास्ट में एजुकेट करते थे कि ये हमारा इतिहास रहा है, हमारी हिस्ट्री रही है। वो पहली बार जब मैंने महाभारत या रामायण पढ़ी थी, या मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा था, राणा प्रताप के बारे में पढ़ा था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में पढ़ा था, कहां से पढ़ा था? जब मैं बच्चा था तो मैंने तो वही पढ़ा ना, अवेलेबल उस टाइम वही था, लेट 70s में, दैट वाज व्हाट वाज अवेलेबल, और तो कुछ था नहीं अवेलेबल। तो आज की तारीख में अगर वीडियो गेम्स हैं ऐसे, तो करना चाहिए किसी को। कम से कम जो हमारे हीरोज हैं, हमारा पास्ट है, इसके बारे में आप देखिए, कोई तो हो जो एजुकेट करेगा इनके बारे में। somebody needs to educate and I think it's a wonderful idea and we should do it। ठीक है जी। हम आते हैं लास्ट पे, आदर्श शुक्ला जी हैं। आदर्श शुक्ला जी कहते हैं कि मेरा सवाल यह है कि India has great IT and fintech, and recent event happened where India and Singapore linked their UPI and Pay Now for international purposes, and I believe it's just the starting. But as it's directly challenging the USA's MasterCard and Visa and SWIFT, how is USA and the West going to take it? शुक्ला जी क्या टेक इट करेंगे यार, वो तो हो गया। सबसे ज्यादा वर्ल्ड के जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए इंडिया में हुए हैं, अब वेस्ट क्या ही कर लेगा इसमें? यू कांट स्टॉप टेक्नोलॉजी यार, यू कांट स्टॉप अनलेस यूएस मेक्स अ बेटर टेक्नोलॉजी। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूएस बता दे कि यहां से, ठीक है, यहां से मैं सिंगापुर या यहां से मैं अमेरिका $100 भेजूं और अपने आप वो $120 हो जाए, यू नो, समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा कुछ करते हैं तब तो बात बनेगी, वरना आई डोंट थिंक ऐसा कुछ वेस्ट इसके बारे में। हाँ, वेस्ट गुस्सा हो जाएगा कि हमारा यूज नहीं कर रहे, मास्टर कार्ड नहीं यूज कर रहे, वीजा नहीं कर रहे, अमेरिकन एक्सप्रेस नहीं, डिमका, फलाना, डाइनर, ये यूज नहीं कर रहे और अपना यूज कर रहे। तो हाँ, कर रहे हैं अपना यूज, ठीक है, इतने साल आपका करा, अब हमारा हो गया, नाउ वील यूज अस, सो दैट इज हैपनिंग यार। उसमें कोई ये, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम एंड मोर कंट्रीज विल जॉइन इन। ये सिर्फ सिंगापुर इंडिया का नहीं है, आप बहुत जल्दी दुनिया भर से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, राइट। दिस इज कॉल्ड डी डॉलराइजेशन जो हो रहा है। डॉलर का जो वर्चस्व था ना, वो धीरे 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 धीरे, डॉलर इज स्टिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी इन द वर्ल्ड, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को, इट इज स्टिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी इन द वर्ल्ड। लेकिन डी डॉलराइजेशन ये शुरू हो गया है, समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।